हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का एक नया लेक्चर समझेंगे जिसमें हम समझेंगे फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स के साथ जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट समझेंगे और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे जहां से डायरेक्टली एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में बन ही जाता है। तो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार देख लेते हैं आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। आज सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल होते क्या हैं, वन होते क्या हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो वन होते हैं उनके कार्य समझेंगे, बेसिकली वन का मेजर पर्पस क्या है, क्यों वनों का इस्तेमाल होता है। देन यहाँ पर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर समझेंगे, वन का डिफरेंट संरचना समझेंगे। उसके साथ-साथ कंपोनेंट समझेंगे हम फॉरेस्ट स्ट्रक्चर के लिए। उसके साथ-साथ हम फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन समझेंगे। देन बेस्ड ऑफ एनुअल रेनफॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फॉरेस्ट से कि एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे फॉरेस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और क्या क्या है। उसके बाद हम समझेंगे इशू विद फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उसे लेके आजकल क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं सोसाइटी में। देन हम समझेंगे नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे और उन्हें क्लासिफाई करेंगे। और लास्ट में हम मेजरली मिनरल्स इन इंडिया समझेंगे कि किस स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। सो इस पूरी क्लास में आज ये 11 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे एक एक टॉपिक्स को और देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं। The image used in our deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creators and honor of these images. If you are the owner of any one of the image used in this deck and you have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे साइट डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, सिंपल टर्म्स में क्या होते हैं जंगल। फॉरेस्ट, जंगल या वन वो इकोसिस्टम है धरती के ऊपर जो सपोर्ट करता है डाइवर्स एरे ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। अब जंगलों में क्या पाए जाते हैं, जंगलों में प्लांट्स पाए जाते हैं, तो प्लांट्स को सपोर्ट करता है, बेसिकली प्लांट्स को सहारा देते हैं फॉरेस्ट। उसके साथ साथ ट्रीज होते हैं और जो एनिमल हैं उनके लिए भी एक तरह का कंजर्वेशन है फॉरेस्ट। उसके अलावा फॉरेस्ट हमें कौन कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ-साथ हमें टिम्बर्स, लकड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, हमें फायरवुड्स, जलावन जलाने के लिए लकड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, हनी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ-साथ मेडिसिनल हर्ब्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो फॉरेस्ट, जब वन या जंगल्स किसी भी बेसिकली इंसान की लाइफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें खाने के लिए जो पदार्थ मिल रहे हैं वो जंगलों से मिल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जंगल एब्जॉर्ब करते हैं, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं जिसमें ट्रीज होते हैं और उसके साथ-साथ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो जानवर होते हैं, वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उनको सहारा देते हैं ताकि वो सस्टेन कर सकें। तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, बायोडायवर्सिटी है, वो कहीं न कहीं फॉरेस्ट के चारों तरफ ही घूमती है। उसके साथ-साथ जो हमें रॉ मटेरियल है, अलग-अलग इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये एक रॉ मटेरियल का भी काफ़ी अच्छे संसाधन है या बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि जितना भी रॉ मटेरियल्स है मोस्टली जो इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। उसके साथ-साथ जो फॉरेस्ट से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, वो एंटायर कम्युनिटी के लाइवलीहुड्स की तरह काम करते हैं। तो हमारी आजीविका भी कहीं न कहीं फॉरेस्ट के ऊपर ही निर्भर करती है। क्लियर? उसके साथ-साथ ट्रेडिशनली जो जंगलों को देखा जाता है वो नेचुरल हैबिटेट के थ्रू देखा जाता है। वहाँ पर बेसिकली प्राकृतिक आवास पाया जाता है जहाँ पर ना तो कोई सोसाइटी होती है और ना ही कोई पॉलिटिकल नॉर्म्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट,
उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जो फॉरेस्ट है, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के सामने। धीरे धीरे जो वन है वो खत्म होते जा रहे हैं, इंसान अपने यूज के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, जिससे जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट हो रही हैं, जो वाटर लेवल है फॉरेस्ट की वजह से वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, और सॉरी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम समझेंगे इन चीजों को एक एक करके बारीकी से। ठीक है, तो ये क्रिटिकल कंसर्न है डिफोरेस्टेशन आज के टाइम पर। सो एक एक करके हम पहले फंक्शन समझेंगे, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, देन हम स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। सो सबसे पहले जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइडर हैं। कैसे? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वुड्स की, टिम्बर्स की। लकड़ियां हमें कहाँ से मिलती हैं? जंगल से मिलती हैं। जंगलों के अंदर जो ट्रीज होते हैं वहां से हमें लकड़ियां मिलती हैं। लकड़ियों का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कंस्ट्रक्शंस के लिए करते हैं, फर्नीचर के लिए करते हैं, पेपर्स के लिए करते हैं, और बहुत सारी बेसिकली फील्ड्स है जहां पर लकड़ियों का इस्तेमाल होता है या वुड प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। सो जो फंक्शन है इनका, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करना है, जिसमें मेन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? फॉरेस्ट से हमें क्या मिलते हैं? टिम्बर्स मिलती हैं, लकड़ियां मिलती हैं। देन सेकंड हम बात करें, सेकंड नेचुरल रिसोर्स जो फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं वो है फूड एंड मेडिसिनल प्लांट्स। आपको पता है जो फॉरेस्ट है उनके थ्रू हमें फ्रूट्स, नट्स, ये सब प्रोवाइड होता है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो अलग अलग मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, जो हमें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं? फॉरेस्ट से प्रोवाइड होते हैं। उसके अलावा ये हैबिटेट भी है, निवास भी है जंगली जानवरों का, इंसेक्ट्स का। उसके साथ साथ बहुत सारी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो काउंटलेस स्पीसीज के लिए नेचुरल हैबिटेट की तरह काम करता है, नेचुरल निवास की तरह काम करता है। तो ये पौधों को, जानवरों को, कीड़ों को और कीटों को, ऐसी अनगिनत प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बेसिकली इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन है इसका, रेगुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो फॉरेस्ट हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें सस्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। उसके अलावा अगर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो ये उसको भी बैलेंस करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल को भी कम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करके। तो ये क्या कर रहे हैं? हमारे जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशंस हैं उसको रेगुलेट कर रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो कार्बन का पृथक्करण होता है। सो कार्बन का पृथक्करण कैसे करते हैं? ये जो एटमॉस्फेयर है, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाओं के थ्रू, जिसमें या बहुत सारे अलग अलग बेसिकली जो केमिकल्स प्रोसेस होती है उनके थ्रू, लाइक फोटोसिंथेसिस जो पेड़ों में होता है, जिसके थ्रू जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, वो खाना बनाते हैं, storing carbons in trees, soils and vegetation, and this help mitigation climate change। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में क्या है? जो प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करते हैं और उसके साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैस का लेवल है उसे भी रिड्यूस करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करेंगे तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या प्रोसेस करते हैं? क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो ह्यूमंस के रेस्पिरेशन के लिए और अदर ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करेंगे। थर्ड अगर फंक्शन की बात करें तो सोइल इरोजन कंट्रोल। अब जंगल कैसे सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं? तो जो ट्रीज होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर फैली होती हैं। अब ये रूट्स क्या करती हैं? सॉइल को जकड़ के रखती हैं, जिससे जो सॉइल इरोजन है वो बहुत कम होता है। तो आपने देखा होगा जंगल वाले रीजन्स पे सॉइल इरोजन नहीं होता, सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन वहां पर होता है जहां पर फॉरेस्ट या ट्रीज नहीं होते। तो जो ट्रीज का रूट सिस्टम होता है, ट्री और प्लांट्स का, वो कि उनकी जो एक्सटेंसिव रूट्स होती हैं वो बाइंड करके रखती हैं सॉइल को पर्टिकुलर टुगेदर, जिससे सॉइल का जो रिड्यूशन है वो कम होता है विंड एंड वाटर के थ्रू। तो जंगलों में चाहे हवाएं चल रही हो, चाहे वाटर फ्लो हो रहा हो, तो जो पेड़ हैं वो
मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, जिस वजह से सॉइल इरोजन बहुत कम होता है। उसके साथ-साथ ये कैनोपी कवर करते हैं। कैनोपी कवर करने का मतलब क्या है? जो पेड़ हैं वो ऊपर छतरी की तरह काम करते हैं, जो बारिश को रोकने में, और जो बूंदें होती हैं, जो रेनफॉल होता है, रेन ड्रॉप्स होती हैं, उसके प्रभाव को भी कम करते हैं, ताकि जो सॉइल सरफेस है उस पर मिनिमाइज इरोजन हो। क्लियर? बायोडायवर्सिटी सपोर्ट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट के अंदर बायोडायवर्सिटीज मीन अलग अलग तरह की एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, जो बेसिकली सरवाइव सिर्फ कहाँ पर कर सकते हैं? फॉरेस्ट में ही सरवाइव कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारी स्पीसीज एंडेमिक और एंडेंजर्ड कंडीशन में, क्यों? क्योंकि लगातार फॉरेस्ट भारत में या वर्ल्ड में फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्पीसीज सिर्फ फॉरेस्ट में सरवाइव कर पाती थी, वो भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। क्लियर? सो बायोडायवर्सिटी को किस तरह से फॉरेस्ट सपोर्ट करते हैं, ये हमने समझा। उसके साथ साथ आप सबको पता है जो नॉइस पॉल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करते हैं। सभी तरह का पॉल्यूशन बेसिकली जो फॉरेस्ट है वो रिड्यूस करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉइस पॉल्यूशन। आपने देखा होगा जो जंगल वाले एरिया होगा वहां पर बहुत शांति होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नॉइस कैंसिलेशन की तरह भी काम करते हैं। जो नॉइस वेव्स होती हैं, जो साउंड्स वेव्स होती हैं, उसको ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे नॉइस पॉल्यूशन रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड अर्बन की एरिया की वजह से जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। क्लियर? और उसके साथ साथ क्लाइमेट एंड वेदर को रेगुलेट करते हैं। आपने देखा होगा जहां पर ट्रीज पाए जाएंगे वहां पर टेम्परेचर कम होगा, तो ये वहां के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, छाया देते हैं, शेड्स प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ जो वाटर है, उसमें जो बेसिकली क्या होता है, जहां पर आपको ट्रीज ज्यादा पाए जाएंगे वहां पर रेन फॉरेस्ट भी या रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर में कूलिंग करते हैं और मॉडरेट करते हैं लोकल टेम्परेचर्स को। तो कहीं ना कहीं जलवायु एवं मौसम के लिए भी फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ जब जलवायु यानी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे तो वहां पर ह्यूमिडिटी कम होगी और अच्छी प्रेसिपिटेशन होगी, तो ये प्रेसिपिटेशन को भी कंट्रोल करते हैं। और उसके साथ साथ जो लोकल वेदर पैटर्न है उसमें ये मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, जिससे ह्यूमिडिटी कम होती है। क्लियर? उसके साथ साथ ये कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन में एंड रेन फोर्स में। तो क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन फोर्स में भी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं ट्रीज या फॉरेस्ट। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखो, विंड ब्रेक्स। ये जो हवा के झोंके चलते हैं ये उसको ब्रेक करते हैं। सो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनको ट्रीज की जो लीव्स होती हैं कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग विंड्स को स्लो डाउन करती हैं, जिससे रिड्यूस होती है वेलोसिटी नियर द ग्राउंड। तो ग्राउंड के आसपास जो जमीन के आसपास जो हवा की गति होती है वो धीरे धीरे कम होती है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता और जो क्रॉप्स होती हैं वो भी डैमेज नहीं होती। तो विंड ब्रेक का काम भी ट्रीज करते हैं। फ्लड रेगुलेशन, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर ट्रीज होंगे तो वहां पर अगर फ्लड भी आएगी तो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो कहीं ना कहीं उसका इरोजन बहुत कम होगा ड्यू टू द रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट, जिस वजह से ये क्या करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली फॉरेस्ट हेल्प रेगुलेटिंग वाटर फ्लो ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, जिससे ये क्या करते हैं, एक तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके साथ साथ जो सॉइल एंड वेजिटेशन हैं उसको भी ये कटने से बचाते हैं। सो जहां पर ज्यादा फॉरेस्ट होंगे वहां पर जो फ्लड का रिस्क है वो भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर? तो हमने फंक्शंस देखे हैं, मेजरली फंक्शंस क्या क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बेसिकली जो हमारा डाइवर्सिटी है या हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेस्ट। तो जब हम फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर करते हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेयर्स के बेसिस पे करते हैं। तो फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेयर्स पे हम पढ़ेंगे, जो बेसिकली अलग अलग एजेस और ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अलग अलग पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवन एज स्ट्रक्चर, जिसे हम सम आयु स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, इवन एज स्ट्रक्चर का मतलब है एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया होगा जहां पर जो ट्रीज होंगे उनकी हाइट भी सेम होगी और कहीं ना कहीं वो सेम एज के पाए जाएंगे। लेट्स सपोज करो दिस इज अ गार्डन, लेट्स सपोज आई फॉर्म्ड अ गार्डन, मैंने एक गार्डन फॉर्म किया और एक ही टाइम पर ऑलमोस्ट एक ही शेप के मैंने क्या किए, प्लांट्स ग्रो किए।
तो जब ये प्लांट्स बड़े होंगे, क्योंकि ये सेम एज पर एक टाइम पर उगाए गए हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं एज सेम होगी, और मैंने एक जैसे से प्लांट उगाए हैं तो इनकी हाइट भी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। तो ऐसे प्लांट्स को या ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या नाम देते हैं, इवन एज फॉरेस्ट। सो ऐसे बेसिकली स्ट्रक्चर ट्रीज का या फॉरेस्ट का जहां पर यूनिफॉर्मली सेम हाइट्स होती है, लोअर डाइवर्सिटी होती है अमंग ट्री स्पीसीज, जो स्पीसीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होती, सेम प्रजाति के कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, जब हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाएंगे तो सेम टाइम पे सेम एज के बेसिकली प्लांट्स लगाए जाएंगे, वेयर ट्री आर प्लांटेड एट द सेम टाइम। क्लियर? तो इवन एज स्ट्रक्चर समझ आया क्या होता है। सेकेंड है टू एज स्टैंड, जो दो आयु वर्ग के स्टैंड्स होते हैं। तो टू एज से आप समझ सकते हैं जहां पर दो तरह के होंगे, एक तो न्यू एज प्लांट्स होंगे और एक ओल्ड एज प्लांट्स होंगे। लेट्स सपोज एक प्लांट मैंने ग्रो किया, वो जैसे ही काफी बड़ा हुआ तो उसके जो सीड्स है वो नीचे जमीन में चले जाते हैं और फिर कुछ नए प्लांट्स उगते हैं। तो अब दो तरह के हो गए, एक तो ओल्ड एज हो गया और एक क्या हो गया, न्यू एज। तो इसे क्या नाम देंगे हम, टू एज स्टैंड फॉरेस्ट। तो ऐसे फॉरेस्ट जहां पर अभी अभी एफोरेस्टेशन किया गया है, जिसकी वजह से कुछ नए प्लांट्स उगे हैं और कुछ ओल्ड प्लांट्स हैं बेसिकली वहां पर। तो वन लेयर अच्छे से स्टेब्लिश होगी, वन लेयर अच्छे से स्टेब्लिश नहीं होगी, क्योंकि वहां पर न्यू प्लांट्स लगाए गए हैं। ऐसे प्लांट्स और ऐसे फॉरेस्ट को टू एज स्टैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है अनइवन स्ट्रक्चर। अनइवन स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, कोई पुराना फॉरेस्ट है जहां पर कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ बहुत पुराने होंगे। तो असमान वन संरचना में वनस्पति की तीन से अधिक परतें शामिल होती हैं, जिसमें अलग अलग आयु के पाए जाएंगे, अलग अलग आकार के पाए जाएंगे, अलग अलग स्पीसीज होंगी। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी ट्री की स्पीसीज पाई जाती हैं एक ही फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के अंदर। सो ऐसे अनइवन स्ट्रक्चर्स कहा जाएगा ऐसे फॉरेस्ट को। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की कंपोनेंट्स क्या होती हैं, जिसमें हम मेजरली लेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें तीन चार तरह की हम लेयर्स को समझेंगे। द फर्स्ट लेयर इज नोन एज एमर्जेंट लेयर। आप देख सकते हैं, पहले इस डायग्राम के थ्रू समझो। एमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर्स, देन उसके बाद जब मैं स्टार्ट करूंगा, जो सबसे ऊपर लेयर पाई जाएगी, सबसे ऊंची लेयर होगी, इमर्जेंट लेयर इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। लेट्स सपोज ये ट्री है, ये फॉरेस्ट है इस तरह से, तो इसकी जो हाईएस्ट लेयर होगी इसे हम क्या नाम देंगे, इमर्जेंट लेयर, जो लगभग 60 मीटर या उससे ऊपर पाई जाती है। क्लियर? यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाएंगे इमर्जेंट लेयर में, वो कैनोपी से जनरली ऊपर तक होते हैं और हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग विंड्स को ये बेसिकली फेस करते हैं, क्योंकि ऊंचे होंगे तो ऊपर टेम्परेचर भी हाई होगा, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी जो इन्हें इफेक्ट करेगी। तो इमर्जेंट लेयर, हाईएस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। इनकी जो पत्तियां होंगी वो वैक्सी लीव्स होंगी, मोमी बेसिकली मोम की तरह होंगी, जो ड्राई कंडीशंस में पॉलिनेशंस में बेसिकली ऊपर हाइट पर पाई जाएंगी। एंड ये फैसिलिटेट किए जाते हैं बाय वेट्स और विंड्स। तो जो चमगादड़ होते हैं और हवा होती है, उनके लिए ये ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सेकेंड इज कैनोपी। कैनोपी हम कह सकते हैं जो मिडल वाली रेंज होती है बेसिकली, और ये अप्रोक्सली पाई जाती है 25 to 30 मीटर्स हाइट इन द रेन फॉरेस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज दी कैनोपी, ये जो वाली रेंज पाई जाती है यहाँ पर। ये कैनोपी पाया जाएगा। ये एक तरह से प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करेगी अगेंस्ट विंड, रेन एंड सनलाइट्स। तो ये ट्रीज को विंड से बचाएगी, फॉरेस्ट को रेन से बचाएगी और सनलाइट से बचाएगी। ये जो कैनोपी होती है वहां पर अक्सर क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं, जो बेसिकली जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे क्या कर देती हैं, श्रेड ऑफ कर देती हैं। तो इनका मेजरली काम क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर को श्रेड ऑफ करना। और ये बेसिकली यहाँ पर ही जनरली सीड्स पाए जाते हैं, जिससे फ्रूट्स जनरेट होता है। तो सीड्स हाउस के नाम से भी जाया जाता है, विद इन जाना जाता है इन्हें, विद इन फ्रूट्स। नेक्स्ट अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी लेयर्स की बात करूं मैं, तो ये लोवेस्ट लेयर में वन ऑफ द लोवेस्ट लेयर है, जहां पर सनलाइट भी बहुत कम पहुंच पाती है, क्योंकि उससे जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं वो सनलाइट को कहीं ना कहीं कैप्चर कर लेती हैं। और ये छत्र के नीचे जो कैनोपी होता है, जो कैनोपी ऐसे छत्र होती हैं, उसके नीचे वाली लेयर पाई जाती है।
यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा सेंट, स्ट्रॉन्ग सेंट होता है जो पोलिनेशन को अट्रैक्ट करता है, और यही लेयर प्रोवाइड करती है हैबिटेट फॉर न्यूमरस, बहुत सारे छोटे छोटे जीवों के लिए ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एनिमल सीकिंग रेफ्यूजी फ्रॉम प्रेडिटर्स इन लो लाइट कंडीशंस, कम रोशनी स्थिति में शिकारियों से बचने के लिए जानवर यहाँ पर क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। तो जो छोटे लेवल पे पाई जाती है, बिल्कुल जमीन से मिलके जो कैनोपी बनती है, उसी को हम नाम देते हैं क्या, अंडर स्टोरी लेयर। नेक्स्ट फॉरेस्ट फ्लोर लेयर, आप देख सकते हैं ये जो फॉरेस्ट फ्लोर लेयर है, मतलब जो पत्तियों की वजह से बनती है लेयर, इसे क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट फ्लोर लेयर कहा जाता है। यहाँ पर क्या होते हैं, वन तल परत में पेड़ कम और झाड़ियां और पौधे ज्यादा होते हैं। यहाँ पर जो सनलाइट है वो बहुत कम पाई जाती है, और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे स्नेक्स वगैरह हुआ, वो यहीं पर बेसिकली सरवाइव करते हैं। डिकम्पोज्ड ब्रेक डाउन फॉलन लीव्स यहाँ पर पाई जाती हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं जो बेसिकली आगे चल के न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लेयर भी डाइवर्स रेंज ऑफ एनिमल्स को सपोर्ट करती है। आपने देखा होगा इस तरह की, आपने अगर कहीं लेयर्स देखी हो जंगलों में, तो यहाँ पर छोटे छोटे जीव जिसमें रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, उसके साथ साथ स्नेक्स, फ्रॉग्स वगैरह सरवाइव करते हैं। क्लियर। सो एनिमल्स पाए जाते हैं जिसमें कार्निवर्स एंड हर्बीवर्स एनिमल्स पाए जाते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के, ड्यू टू एम्पल फूड सोर्स, क्योंकि यहाँ पर एम्पल फूड्स यानी यहाँ पर फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, लीव्स में मिल जाएंगे, मरे हुए जानवर भी मिल जाएंगे, क्योंकि जानवर मरकर इसी लेयर में गिरते हैं। सो ये लेयर भी जो इकोसिस्टम है उसको कंट्रीब्यूट करती है, बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करती है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको बेसिकली बनाती है ये। सो ये लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। क्लियर। तो सारी लेयर समझ आई आपको। फॉरेस्ट फ्लोर लेयर क्या होती है ऐसे याद रख सकते हो, जो जन का फ्लोर, जंगलों का और वन का फ्लोर होता है उसे फॉरेस्ट फ्लोर लेयर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो फॉरेस्ट में रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसका हमारी लाइफ में क्या क्या सिग्निफिकेंट है, क्या रोल प्ले करते हैं ये। हम सबको पता है फॉरेस्ट जो है वो लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स है फूड के, जहाँ पर फूड मिलता है, हमें फूडर मिलता है एंड हमें फ्यूल मिलता है। तो भोजन भी हमें कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा। फोडर्स हमें चारा जानवरों के लिए भी कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा। उसके साथ साथ जो हमें फ्यूल है वो भी हमें किसके थ्रू मिलता है, फॉरेस्ट के थ्रू मिलता है। उसके साथ साथ बहुत सारे इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज जो इकोनॉमी में बहुत जरूरी हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से। तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट। उसके साथ साथ हम सबको पता है हमें फॉरेस्ट से क्या प्रोवाइड होती हैं, टिम्बर्स प्रोवाइड होती हैं, लकड़ियां प्रोवाइड होती हैं, जिसका इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्शंस के लिए कर सकते हैं, टूल मेकिंग के लिए कर सकते हैं, बोट बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के लिए कर सकते हैं जो बोट्स बनाती हैं। उसके साथ साथ फॉरेस्ट में फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्ट्रीब्यूट टू मेडिसिन एंड नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। तो वन वनस्पति और वन्य जीव दवाओं और प्राकृतिक कीटनाशकों में भी उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ फॉरेस्ट का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज लाइक फर्नीचर इंडस्ट्री और पेपर जो रिलाय इंडस्ट्रीज हैं वो भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं फॉरेस्ट सोर्स के ऊपर ही रिलाय करते हैं, क्योंकि उनकी जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होती हैं, जरूरी चीजें फॉरेस्ट से प्रोवाइड होती हैं। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट अभी हमने इकोनॉमिकली पढ़ा है, कैसे इकोनॉमिकली फॉरेस्ट हमें हेल्प करते हैं। अब इकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। पूरी इकोलॉजी को संभाल रहे हैं फॉरेस्ट, बिना फॉरेस्ट के इकोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। एटमॉस्फेयर को ये पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सिग्निफिकेंट क्या है, फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स एंड होस्टिंग। उसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जटिल खाद्य है, जो पारिस्थितिक संतुलन, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे बनाए रखता है, वो भी हमें कहां से मिलता है, फॉरेस्ट से ही मिलता है। क्लियर। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट काम करते हैं इकोलॉजी में, जैसा भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ।
सॉइल इरोजन के लिए बचाते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो स्टेबलाइज करती हैं सॉइल्स को। उसके साथ साथ जो वाटर कंजर्वेशन है, जो क्लाउड्स बनते हैं वो भी किसके थ्रू बनते हैं, फॉरेस्ट के थ्रू बनते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जिसमें अमेजन फॉरेस्ट, अगर आपसे पूछे लंग ऑफ द वर्ल्ड किस कौन से फॉरेस्ट को कहा जाता है, अमेजन फॉरेस्ट को। लंग ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जा रहा है? लंग्स का काम क्या होता है, एयर को प्योरीफाई करना। सेम फॉरेस्ट का काम भी क्या होता है, टू प्योरीफाई एयर। जो पॉल्यूटेंट कंटेंट्स पाए जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है उसको ये कम करता है, और जो वर्ल्ड है उसको प्योर एयर्स प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसे लंग ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ सप्लाई करते हैं फॉरेस्ट फ्रेश वाटर की ड्यू टू प्रेसिपिटेशंस। क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, हम समझते आ रहे हैं ये क्या करते हैं, कार्बन को शिंक करते हैं। उसके साथ साथ जनरेशन ऑफ रेनफॉल, क्योंकि क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, हीट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनको भी मेंटेन करते हैं। सो कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए भी फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। सोशली क्या सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट की? सोसाइटी के रूप से देखें तो कल्चरल सिग्निफिकेंट बहुत है। बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो पूरी तरह से डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जिनके जंगलों में घर को होते हैं। तो सोशली भी कहीं ना कहीं जो सामाजिक है उसकी भी महत्वता अलग है। तो बियॉन्ड इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल वैल्यूज, हमने इकोनॉमिकल भी समझा है कैसे लकड़ियां बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, इकोलॉजिकली भी हमने समझा है कैसे एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं। उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट है वो सोशल कल्चरल इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, स्पेशली फॉर इंडिजीनियस कम्युनिटीज। जो भारत के अंदर स्वदेशी समुदाय हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनके लिए ये हाउसेज हैं। Many view forest as their ancestral homes and incorporate them into religious practice and beliefs। तो भारत में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं, सदर्न की तरफ चले जाएं, सो बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं जो क्या करती हैं, स्टे करती हैं फॉरेस्ट में। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो बर्ड्स को देखने के लिए पिकनिक पर आते हैं फॉरेस्ट के अंदर। उसके अलावा लोग क्या नाम है, जानवरों को देखने के लिए भी फॉरेस्ट को आते हैं। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सेंटर होता है लोगों के बीच में, जो बेसिकली प्ले करता है रिक्रिएशन, कल्चरल एंड बेसिकली एंटरटेनमेंट सोर्स। तो कहीं ना कहीं कल्चरल और एंटरटेनमेंट सोर्स भी है फॉरेस्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे हम समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे रिजर्व, अनरिजर्व, अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्व फॉरेस्ट किन्हें कहा जाएगा। सो व्हाट आर द रिजर्व फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली जो डायरेक्ट मैनेज किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। जो गवर्नमेंट जब फॉरेस्ट को मैनेज करेगी तो उन्हें रिजर्व कहा, बेसिकली फॉरेस्ट कहा जाएगा, जहां पर कमर्शियल पर्पस के लिए जो पब्लिक एंट्री होती है वो बंद होती है। तो यहाँ पर पब्लिक कमर्शियल पर्पस के लिए एंट्री नहीं कर सकती। क्लियर? ओके। सेकंड देखो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। व्हाट आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो ऑल्सो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं एट कंजर्वेशन विद लिमिटेड। यहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं वो बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए, गेजिंग वगैरह के लिए आ सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? बोथ आर बेसिकली प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, बट अगर रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो लोकल्स भी वहां पर नहीं आ सकते फॉर कमर्शियल पर्पस, बट यहाँ पर लोकल्स आ सकते हैं। लोकल्स को राइट है कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए आ सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेक्टेड नहीं है, जहां पर बेसिकली प्लांट्स की कटाई भी हो रही है, लोग पशुओं को चराने के लिए, गेजिंग के लिए भी आते हैं, केटल्स के लिए। और भारत, इंडिया में अप्रोक्स 18% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। तो ये डेटा भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में कि इंडिया में कितना अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो 18% इंडिया में अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
अच्छा, अगर हम बात करें, अभी तो हमने जनरली क्लासिफिकेशन किया, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करें तो हम अदर पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें कुछ स्टेट फॉरेस्ट हम देखेंगे, कुछ कमर्शियल फॉरेस्ट हम देखेंगे, कुछ बेसिकली प्राइवेट फॉरेस्ट देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट कराते कहलाते हैं। स्टेट फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होंगे जिनको डायरेक्टली इधर कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। बेसिकली एनकम्पासिंग क्रिटिकल फॉरेस्ट एरिया अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई भी पर्सन डिफोरेस्टेशन या पेड़ों की कटाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट, कमर्शियल फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 5 फॉरेस्ट हैं जिनका बेसिकली कंट्रोल होता है नगर निगम और म्युनिसिपैलिटीज के थ्रू, जिनका कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और प्राइवेट फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं मोर देन 1% फॉरेस्ट ऑफ द टीएफए, जिनका बेसिकली कंट्रोल प्राइवेट ओनरशिप के अंडर होता है, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू जो कंट्रोल किए जाते हैं, वो फॉरेस्ट कहलाते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट इन इंडिया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, ऑन मर्चेंटेबिलिटी, व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मर्चेंटेबल फॉरेस्ट और नॉन मर्चेंटेबल फॉरेस्ट, वो बेसिकली फॉरेस्ट जिनका इस्तेमाल मर्चेंट यानी फॉरेस्ट यूटिलाइज किए जाते हैं वेरियस पर्पस के लिए। व्यापारी जो हैं अपने काम के लिए फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉन मर्चेंटेबल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जो बेसिकली रिमोट एरिया में होते हैं, जहां पर लोग कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और वहां पर हाई माउंटेन्स पीक पाई जाती है, तो उनका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें नॉन मर्चेंटेबल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, कंपोजिशन के बेस पे अगर हम बात करें तो कंपोजिशन के बेस पे भी हम फॉरेस्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कॉनिफेरस फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जो सीधे और लंबे पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, काफी लंबे, जो बेसिकली ईस्टर्न मिडल हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट में पाए जाते हैं, लाइक अरुणाचल प्रदेश में, जो कवर करते हैं 6.5% ऑफ टीएफए। तो टीएफए का कुल 6.5% जो कवर करते हैं। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट वो जिनकी लीव्स कैसी होती हैं, काफी ब्रॉड होती हैं, और ये जनरली पाए जाते हैं प्लेटू प्लेन एरिया और माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया पे। तो इंडिया का जो पठारी एरिया है, जो मैदानी एरिया, जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर चौड़ी पत्ती वाले फन पाए जाते हैं, जो अप्रोक्सी वन क्षेत्र का 94% कवर करते हैं। इन्हें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, हम फर्दर आगे पढ़ेंगे ट्रॉपिकल और बेसिकली सब ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो अभी आपको ये इतना याद रखना है, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट प्लेटू प्लेन और माउंटेन रीजन्स पे पाए जाते हैं, 94% एरिया कवर करते हैं, इन्हें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम डिवाइड करेंगे फॉरेस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल, मतलब जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे, और जहां पर कम प्रेसिपिटेशन होगा वहां पर किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल वी डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 4 to 5 पार्ट्स। तो सबसे पहले एनुअल एवरेज रेनफॉल के बेसिस पे सबसे पहले जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिन्हें हिंदी में हम नाम देंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष। उष्णकटिबंधीय सदाबहार आप नाम से समझ सकते हैं, एवरग्रीन, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती होगी, जो 12 महीने हरे रहते होंगे, जो अपनी लीफ श्रेड नहीं करते, ऐसे फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो जनरली ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये कहां पर पाए जाएंगे, वेस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया में, जहां पर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र में। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडिया, जिसे हम बात करेंगे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो रेनफॉल के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, जहां पर 12 महीने हरियाली रहेगी, वहां पर कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये कभी भी अपनी लीफ शेड नहीं करते। अब इनकी बेसिकली विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज फॉरेस्ट आर नोन फॉर देयर हाई बायोडाइवर्सिटी एंड डेंस वेजिटेशन, क्योंकि ये घने वृक्ष होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं, तो इसलिए अपनी उच्च जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं।
सो यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून केरला में पहुंचेगा तो ये जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है वहां पर क्या लेके आएगा, ये इन फॉरेस्ट की वजह से हाई रेनफॉल लेके आएगा, जिस वजह से ये फुल ईयर या पूरे साल हरे भरे रहते हैं। और जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, वो बायोडाइवर्सिटी होम फॉर मेनी एंडेमिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्लियर। उसके अलावा ये जो ट्रीज, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और ये कहां पर पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे भी ये ट्रीज या ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। So generally near the Bay of Bengal, these islands are the part of Indian Union territories. तो बे ऑफ बंगाल के पास यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, वहां पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी क्या रिसीव होती है, हाई रेनफॉल रिसीव होती है। अगर अंडमान निकोबार के आसपास बात करें तो यहाँ पर भी फॉरेस्ट डेंस होते हैं, जहां पर लंबे लंबे ट्री पाए जाते हैं, वेराइटी ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा वो ट्रॉपिकल पाया जाएगा, एंश्योरिंग दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन एंड वाइब्रेंट थ्रू आउट द ईयर। तो ये क्योंकि ये भी क्या नहीं करते, अपनी लीफ शेड नहीं करते, तो इसलिए पूरा साल कैसे रहते हैं, हरे। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रेस्ट पाए जाते हैं, लाइक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम। यहाँ पर क्या होगी इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम, ये भी क्या करते हैं, हाई या हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं ड्यू टू बे ऑफ बंगाल ब्रंच। जब बे ऑफ बंगाल ब्रंच साउथ वेस्ट मानसून चलेगा तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पे क्या लेके आएगा, हैवी रेनफॉल लेके आएगा। उसके साथ साथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पे पाए जाएंगे, ये डेंस कैनोपी डेवलप करेंगे विच ब्लॉक मच ऑफ द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। सो इस तरह से ये क्या करते हैं, जो ट्रीज होते हैं ये ऐसे कैनोपी डेवलप कर लेते हैं, इस तरह से एक छत्ता सा बना लेते हैं, जिससे जो सनलाइट है वो क्या नहीं हो पाती, ज्यादा आ नहीं पाती। तो ये डेंस होते हैं, 12 महीने अलग हरे भरे रहते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी, ये जो वन है ये काफी जो उच्च प्रजातियां, हाई स्पीसीज है, उसके लिए जाने जाते हैं, और बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं इन फॉरेस्ट में या इन वनों में। क्लाइमेट का क्या रोल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो पूरे साल ये टिपिकल एक्सपीरियंस करते हैं हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर विद अबंडेंट रेनफॉल सपोर्टिंग देयर लश ग्रोथ। तो हाई रेनफॉल होगी, हाई टेम्परेचर होगा, और क्या पाई जाएगी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी पाई जाती है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो डेंस और लेयर्ड होगा, विद टॉल ट्रीज, जो ट्रीज है वो क्या पाए जाएंगे, टॉल पाए जाएंगे। जो सनलाइट है वो कम होगी, क्योंकि हाई कैनोपी बना लेते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो एक तरह का छत्ता और झुंड बना लेते हैं, जिससे सनलाइट नीचे की तरफ ज्यादा नहीं आ पाती। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। उसके साथ साथ ये क्लाइमेट को रेगुलेट करेंगे एंड प्रोवाइड करेंगे हैबिटेट फॉर न्यूमरस स्पीसीज। तो बहुत सारी स्पीसीज पाई जाएंगी, जिसमें बहुत सारी एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीसीज भी पाई जाती हैं इन पर्टिकुलर एरियाज ऑफ द इंडिया। क्लियर। सो रेनफॉर्स और रेनफॉल के बेसिस पे, एवरेज एनुअल रेनफॉर्स के बेसिस पे हमने सबसे पहले कौन से ट्रीज देखे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सेकंड आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडुअस। एवरग्रीन में हमने पढ़ा था बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है, कभी भी ट्रीज अपने लीफ शेड नहीं करते, 12 महीने हरे रहते हैं। अब वो ट्रीज आ गए या वो एरिया आ गए जहां पर थोड़ी एवरेज रेनफॉल होता है। रेनफॉल कितना होता है, 70 से 200 सेंटीमीटर, और वो ट्रीज जो साल में एक बार अपनी लीफ श्रेड करेंगे, ऐसे को क्या कहा जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो डिफरेंस रखना है, एवरग्रीन में कभी भी ट्रीज अपनी लीफ शेड नहीं करते, और डेसिडुअस में साल में एक बार करते हैं। तो ये जनरली जो पाए जाते हैं सेंट्रल एंड नदर्न इंडिया में पाए जाते हैं, और वेस्टर्न घाट में जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 770 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, दे शेड लीव ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन में साल में एक बार अपनी लीव्स को शेड करेंगे, अपने पत्तों को गिरा देंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो, टीक, साल, सैंडलवुड और बैम्बू किसके एग्जांपल्स हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस टीक, साल, सैंडलवुड और बैम्बू, सागौन, साल, चंदन और बांस।
तो एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं इसके। नेक्स्ट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। अब देखो थॉर्न आ गए, थॉर्न क्या आगे, कांटे आगे। कांटे क्या होती हैं? कांटे जो होते हैं पेड़ों की पत्तियां ही होती हैं। जब पेड़ों को पानी की कमी होती है तो वो अपनी पत्तियों को किस में, थॉर्न में, कांटों में कन्वर्ट कर लेता है। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां। सब आपको समझना है, मतलब पानी की कमी होगी, ऐसा एरिया जहां पर प्रेसिपिटेशन बारिश 70 सेंटीमीटर से कम होगी, ऐसे एरिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश में, जहां पर बारिश कम पाई जाती है। क्लियर? क्लाइमेट जहां पर लो रेनफॉल होगा, लो की कंडीशंस क्या है, 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगा, तो वहां पर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पर्स वेजिटेशन होती है, विरल वनस्पतियां होती हैं, थोर्नी ट्रीज होती हैं, झाड़ियां पाई जाती हैं और कांटेदार पेड़। एग्जाम्पल क्या है इसका? अकाकिया, बबूल, कैक्टस, डेट पाम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स के। नेक्स्ट माउंटेन फॉरेस्ट, आप नाम से समझ सकते हैं, वो जंगल जो कहां पर पाए जाते हैं? माउंटेन्स पर पाए जाते हैं, जहां पर बेसिकली एक लेयर्ड और लंबे लंबे ट्री पाए जाते हैं। तो लोकेशन क्या होगी इनकी? हिमालयन रीजन्स पे पाए जाएंगे, जो एल्टीट्यूड होगा वो हाई होगा, रेंजिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू एल्पाइन, जो उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक होती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जहां जो ये फ्लोरा पाए जाते हैं ये काफी हाई एल्टीट्यूड के पाए जाते हैं, और इसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं ओक्स, उसके साथ साथ रोडोडेंड्रॉन्स, कॉनिफेरस, देवदार और पाइन, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये। तो इस तरह के ऊंचे ऊंचे पेड़ जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? मोंटे फॉरेस्ट। नेक्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जो कोस्टल लाइन के आसपास, जो जल भराव, जहां पे जो समुद्री तट होगा या कोई रिवर अपना डेल्टा बनाएगी, वहां पर जो जल बनाए जाते हैं, जो दलदली मिट्टी होगी, ऐसे भी समझ सकते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इनकी लोकेशन या तो कोस्टल रीजन्स पर होगी या सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, जहां पर ब्रह्मपुत्र और गंगा अपना क्या बनाती हैं? डेल्टा, या ये नदियों के किनारे ये पाए जाएंगे, क्योंकि इनके लिए क्या चाहिए होता है? हमेशा पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। तो क्लाइमेट या तो कोस्टल एरिया होगा या टाइडल इन्फ्लुएंस होगा, जो तटीय क्षेत्र होगा। कैरेक्टरिस्टिक सॉल्ट टॉलरेंट ट्री पाए जाएंगे, जो ट्रीज होंगे वो डेंस होंगे, और उसके साथ स्वैम्पी मतलब दलदली एरिया में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल सुंदरी ट्री आप देख सकते हैं, राइजोफोरा, एविसेनिया और नीपा इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं मैंग्रोव ट्री के। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट आप समझ सकते हैं, जो रेगिस्तान वाला रीजन है, स्पेशली जो रेत वाला रीजन होता है, वहां पर जो ट्रीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेगिस्तानी वनस्पति या डेजर्ट वेजिटेशन। लोकेशन जनरली भारत में डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट है, तो जो राजस्थान में पाए जाएंगे, जहां पर बारिश बहुत कम होगी। उसके साथ साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वहां पर, जीरोफिटिक प्लांट्स अडेप्टेड द एरिड कंडीशन। जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? शुष्क कंडीशन को अपना लेते हैं और अपने आप को शेड कर देते हैं। एग्जाम्पल्स कैक्टी, जो कैक्टस होता है, डेट पाम है, थोर्नी श्रब्स, जो झाड़ियां पाई जाती हैं, वो किसके एग्जाम्पल हैं? डेजर्ट वेजिटेशन की। तो आप नाम से समझ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं जो आपको समझना अलग से पड़े। क्लियर? तो हमने क्या कर लिया? क्लासिफिकेशन कर लिया, एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे कर लिया। अब इंपॉर्टेंस समझेंगे, नेचुरल वेजिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब सबको पता है नेचुरल वेजिटेशन बहुत जरूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट करता है इकोसिस्टम को। उसके साथ साथ बहुत सारा जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए ये आवास होता है, वन्य जीवों के लिए आवास होता है, जहां पर जो जानवर्स होते हैं उनको फूड एंड शेल्टर मिलता है इन नेचुरल वेजिटेशन में। क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बेसिकली रिलीज करेगा, ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा। उसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन को, जो फॉरेस्ट होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, वहां पर सॉइली रीजन भी कम होता है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिकल रिसोर्स प्रोवाइड करता है, लाइक टिम्बर, मेडिकल प्लांट एंड अदर रिसोर्सेज। तो लकड़ियां वगैरह भी प्रोवाइड करता है, जिससे आर्थिक संसाधन की भी पूर्ति होती है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम सबको पता है कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए, जिसमें हमें जो प्लांट्स हैं डिफोरेस्टेशन वाले एरिया पर, वहां पर न्यू प्लांट ग्रो करने चाहिए, और जो नेटिव प्लांट्स हैं उनको रिस्टोर करना चाहिए। प्रोटेक्टेड एरिया जैसे वाइल्ड लाइफ
एरियाज हैं लाइक नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, टिकाऊ प्रथाएं हमें या प्रैक्टिस हमें स्टार्ट करनी चाहिए। एनकरेजिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, चाहे वो लोकल कम्युनिटी हो, ताकि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। क्लियर? इशू विद फॉरेस्ट रिसोर्सेज के साथ इश्यूज क्या क्या हैं बेसिकली? सबसे बड़ा इशू तो है डिफोरेस्टेशन। तो वनों की लगातार कटाई हो रही है, जिससे जो वन है, जो जंगल है, वो परमानेंटली खत्म होते जा रहे हैं, और जो इकोसिस्टम है हमारा वो लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है। तो एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें डिफोरेस्टेशन को कम से कम करना चाहिए। सो अगर हम इंडिया की बात करें, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें, तो टू सर्वाइव एटलीस्ट 33% या 1/3% फॉरेस्ट और 1/3 फॉरेस्ट आर रिक्वायर्ड। सो जनरली कितने परसेंट फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट है? हमें 33% फॉरेस्ट इंडिया में होना चाहिए, बट अभी इंडिया में सिर्फ कितना परसेंट फॉरेस्ट बचा है? 24%। तो जितनी जरूरत है उससे 10% कम फॉरेस्ट है इंडिया में। लगातार ये जो फॉरेस्ट डिक्लाइन होता जा रहा है, उसके पीछे रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वाइल्ड फायर, जंगलों में लगातार आग लग रही है, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है रिसोर्सेज का, ओवर गेजिंग, ज्यादा चराई, और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स रीजन है इस घटते बेसिकली जंगलों का और वनों का। अब और क्या इश्यूज है हमें फॉरेस्ट का? हम सबको पता है कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वो पूरी तरह से रिलाई करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। तो इंडियाज की बहुत सारी इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं, पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो हेवली रिलाई करते हैं फॉरेस्ट, और उनकी जो लाइवलीहुड है वो पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर करती है? जंगलों के ऊपर। अब भारत में लगातार जो डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हो रहा है, तो ये इन पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज की एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड्स और उनकी लाइफ्स को खतरे में डाल रहा है। उसके साथ साथ जो खाद्य पदार्थ है, जैसे गैर लकड़ी वन उत्पादनों के इकट्ठा करने से होने वाले आय भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। क्लियर? उसके साथ साथ सामुदायिक प्रबंधन पहल का उद्देश्य, बहुत सारी कम्युनिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनको क्या किया जा सके? कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सके। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं जिसमें जो फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जिससे कम्युनिटी को एनकरेजमेंट मिलता है, वो पार्टिसिपेट कर सकें कंजर्वेटिव एक्टिविटीज के अंदर। तो इस अप्रोच के थ्रू जो क्रूशियल स्पेशली फायर प्रोन एरियाज है, वहां पर जो कम्युनिटीज हैं उनको सपोर्ट मिल सकता है। लोग बेसिकली आगे चल के फॉरेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव प्लान्स में ज्वाइन करेंगे, जिससे हम फॉरेस्ट को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, और जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा बेसिकली अति दोहन हो रहा है फॉरेस्ट का, उसे कम किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक्स, तो हमने फॉरेस्ट के बारे में कंप्लीटली समझ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। हम सबको पता है, डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं, तो वो चीजें जो हमें सीधे कहाँ से मिलती है? अपने एनवायरनमेंट से मिलती है, अपने नेचर से मिलती है, अपनी प्रकृति से मिलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस जो हमें नेचुरली एनवायरनमेंट में मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द एबिलिटी ऑफ देयर रेप्लिश ओवर टाइम। अब मैं अगर बात करूं रेन्यूएबल, जिन्हें दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो परंपरागत होते हैं, जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, सॉइल, सनलाइट एंड वाइल्ड लाइफ ईच एटसेट्रा, ये सब हमारे क्या हैं? रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए और ह्यूमन वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। सो क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करें रेन्यूएबल सोर्सेज की, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। रेन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड। तो नवीकरण संसाधन जिन्हें अपेक्षाकृत कम अवधि में
नेचर के थ्रू दोबारा से वापस से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सोर्सेज क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, विंड एनर्जी। जो सोलर एनर्जी एक बार हमने यूज कर ली तो हम दोबारा से उसे विंड एनर्जी को क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इसका क्या है, एग्जाम्पल है। सोलर एनर्जी को एक बार जनरेट करके दोबारा रीजनरेट किया जा सकता है, सेम विंड एनर्जी को एक बार जनरेट करके दोबारा से जनरेट किया जा सकता है। उसके अलावा हाइड्रो पावर्स जो वाटर्स के थ्रू काम करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम मूविंग वाटर, तो एक बार यूज करने के बाद रिवर और डैम के थ्रू हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। बायोमासेस, बायोमासेस भी किसका एग्जांपल है, रिन्यूएबल सोर्सेज का एग्जांपल है। और जियोथर्मल एनर्जी, हीट और एनर्जी फ्रॉम अर्थ इंटीरियर, तो अर्थ के इंटीरियर से जो हीट एनर्जी मिलती है उससे जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, जो एक रिन्यूएबल सोर्सेज है जिसे दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी रेन्यूएबल एनर्जी की, दे कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड, दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है और ये खत्म नहीं होंगे या बहुत टाइम लगेगा इन्हें खत्म होने में। एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है, जनरली हैव लो एनवायरमेंटल इंपैक्ट कंपेयर टू नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज, तो इन पे जो एनवायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है कम पड़ता है। विशेषकर ये जो रेन्यूएबल सोर्सेज हैं ग्रीन हाउस गैसेस को इमर्जन करते हैं, उसको प्रोड्यूस नहीं करते। डाइवर्स एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इनका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हीट जनरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल एंड अदर इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। और ग्लोबल अवेलेबिलिटी, इजिली ये अवेलेबल भी हैं, दुनिया में व्यापक रूप से वितरित, हालांकि इनकी दक्षता स्थानीय स्थिति के आधार पर विभिन्न हो सकती है बट इजिली अवेलेबल है। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल की जब हम बात करेंगे, वो रिसोर्सेज जो धीरे धीरे लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास हैं और धीरे धीरे वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और जो रिसोर्सेज ग्रीन हाउस गैसेस को भी इफेक्ट करते हैं। सो ये संसाधन भूवैज्ञानिक समय अवधि में बनते हैं और आमतौर पर प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त करने की तुलना में अधिक तेजी से खपत होते हैं। तो रीजनरेट तो होते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन खत्म बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जब लोग जमीन के अंदर, लोग, जानवर, फल फूल, पत्तियां जमीन के अंदर दब के मर जाते हैं, तो आगे चल के वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे कन्वर्ट होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कोयल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, जिससे हम एक्सटेंसिवली एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड एटसेट्रा, ये भी किसके एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल के। न्यूक्लियर फ्यूल्स लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, लिमिटेड अवेलेबल होते हैं, एक बार खत्म होने के बाद दोबारा अवेलेबल नहीं होंगे, और इनका एनवायरनमेंट पे भी अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। पॉल्यूशन बेसिकली ये ज्यादा करते हैं, जिसमें एयर एंड वाटर पॉल्यूशन स्पेशल है। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, बेसिकली इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत है क्योंकि इंडस्ट्री में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इनका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। क्लियर। और ग्लोबली या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी ये डेवलप करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। बैलेंसिंग रिसोर्सेज यूज की अगर हम बात करें तो हमें सतत विकास के लिए रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को एक बैलेंस की तरह हमें इस्तेमाल करना होगा। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, कैसे दक्षता सुधार हो सकती है, बेसिकली हमें टेक्नोलॉजी को रिड्यूस करके रिसोर्सेज का कंजप्शन और वेस्ट हमें कम करना चाहिए। तो बर्बादी नहीं करनी चाहिए, खपत कम करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहिए, जिससे हम रिसोर्सेज को बेसिकली यूज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम बेसिकली प्रोमोटिंग द यूज ऑफ मल्टीपल एनर्जी रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, तो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और रेगुलेशन के थ्रू भी इनका कंजप्शन, एक्सट्रैक्शन एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट को कम करके उसके ऊपर पॉलिसीज एंड रेगुलेशन बना के भी इनका यूज कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर वन लाइन में एक बार देख लेते हैं हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले रेन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो रेप्लिशमेंट, इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकते हैं और ये इनफाइनाइट अवेलेबल है, जैसे सोलर एनर्जी है, तो सूरज की किरणें हैं, एक बार आने के बाद दोबारा इस्तेमाल होगा और ये अनलिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होंगी। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया गया है, सोलर एनर्जी का ही एग्जाम्पल दिया गया है। कॉन्स्टेंटली रेप्लिनिश कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और इनफाइनाइट उसमें अवेलेबल होते हैं।
सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल सोर्स आर सस्टेनेबल बिकॉज दे यूज डू नॉट डेप्लीट द रिसोर्स बियॉन्ड इट कैपेसिटी टू रीजनरेट, बट नॉन रिन्यूएबल आर नॉन सस्टेनेबल। कोस्ट एंड इको फ्रेंडली होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, हम पढ़ चुके हैं, या लोअर कॉस्ट होती है और एनवायरमेंट के लिए भी बहुत सही होते हैं। दे आर ऑल्सो इको फ्रेंडली क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस को इमर्स करते हैं और पॉल्यूटेंट प्रोडक्ट या पार्टिकल्स डेवलप नहीं करते एटमॉस्फेयर में, और इनकी रीजनरेट स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, लगातार ये पुनर्जीवित होते रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, लिमिटेड अवेलेबल हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, लिमिटेड है अवेलेबिलिटी। उसके साथ साथ अगर हमने एक बार कंज्यूम कर लिया तो इन्हें वापस से नहीं लाया जा सकता, रिन्यूएबल दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ ये डेप्लीटेशन, अगर मैं क्षयशीलता की बात करूं तो इनका लगातार उपयोग हो रहा है, तो इस वजह से ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इम्बैलेंस की वजह से कम होते जा रहे हैं। काफी हाई कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और एनवायरनमेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन इमिशन प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से ये पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। तो ये लेस इको फ्रेंडली है एज कंपेयर टू रिन्यूएबल सोर्सेस। क्लियर? इनकी रीजनरेशन पावर भी बहुत धीमी होती है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इन्हें रीजनरेट होने के लिए, जैसे मैंने बताया। फॉर एग्जांपल कॉइल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस फॉसिल्स के थ्रू बनते हैं, और फॉसिल्स के थ्रू इनको बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। क्लियर? एंड आर टुडेज लास्ट टॉपिक इज मिनरल फाउंड इन इंडिया। सो अभी हम लोगों ने क्या क्या समझा है, फॉरेस्ट समझा है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट समझा है, स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेस्ट समझा है, कंपोनेंट समझे हैं, सिग्निफिकेंट, फिर हमने डिवाइड किया बेस्ड ऑन एनुअल रेनफॉल, इश्यूज समझे फॉरेस्ट के लिए, फिर हमने नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज समझा और उनको क्लासिफाई करके समझा, जिसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और इंडिया में ये कहां पर पाए जाते हैं। तो मिनरल्स की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है कोल, कोयला। बेसिकली कोयला की अपनी सिग्निफिकेंस है, इसका यूज किया जाता है पावर जनरेशन के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। सेकंड है आयरन ओर। आयरन ओर की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर पाया जाता है, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका में पाए जाते हैं, और आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में। तो आपको याद रखना है आयरन ओर कहां पर है, बॉक्साइट ओर कहां पर है, मेजरली हमें यही पढ़ना है। नेक्स्ट इज बॉक्साइट ओर। ये जो बॉक्साइट है इसका इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए, और जनरली जो बॉक्साइट्स की माइंस है भारत में वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे रीजन पर पाई जाती हैं। क्लियर? कॉपर। कॉपर के जो मेजर माइंस है वो भारत में कहां कहां पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड गुजरात। नेक्स्ट मैग्नीज। मैग्नीज हमें पाया जाता है स्टील इंडस्ट्री में, इसका प्रोडक्शन का यूज किया जाता है, ये पाया जाता है बेसिकली उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। उसके साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी हमें मैग्नीज की माइंस पाई जाती हैं। लेड एंड जिंक स्पेशली पाया जाता है राजस्थान में, जवार मिल्स में। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में भी ये पाया जाता है। लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे रीजन्स पर पाया जाता है। नेक्स्ट इज गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा तो कहां पर पाया जाता है, कर्नाटका में। गोल्ड माइंस अगर आपसे पूछे, कोलार गोल्ड फील्ड आपने सुना होगा। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, केरला और झारखंड में छोटा नागपुर के आसपास भी गोल्ड्स की माइंस देखी गई हैं। उसके अलावा डायमंड। डायमंड मेनली पाया जाता है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा माइंस में। तो गोलकुंडा माइंस ऑलरेडी डायमंड के लिए फेमस है, और जो कोहिनूर हीरा है हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वो भी कहां से ऑब्टेन किया गया था, गोलकुंडा माइंस से। उसके अलावा उड़ीसा की माइंस भी जानी जाती हैं डायमंड्स के लिए। क्लियर? क्रोमाइट। क्रोमाइट का प्रोडक्शन क्रोमियम क्रोमाइट के लिए किया जाता है, जो बेसिकली उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट इज जिप्सम। जिप्सम का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, इंडस्ट्रीज में सीमेंट के साथ मिला के इसका यूज किया जाता है, पीओपी की तरह इसका यूज किया जाता है। तो मेजरली जो जिप्सम भारत में पाया जाता है वो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर वाले रीजन में पाया जाता है। क्लियर? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आपको पता है फोसिल्स के थ्रू बनते हैं। जो सबसे पहले अगर आपसे पूछे पेट्रोलियम कहां पे पाया गया था, असम में। सो असम, गुजरात और राजस्थान में ज्यादातर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस पाई जाती है।
और नेक्स्ट इज थोरियम। थोरियम बेसिकली सैंड ऑफ केरला के नाम, सैंड केरला के बीच सैंड पर पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है और उड़ीसा में भी पाया जाता है, जिसका मेजर इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए। निकेल। निकेल उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड झारखंड में छोटा नागपुर वाले रीजन पर पाया जाता है। और नेक्स्ट इज फॉस्फेट। फॉस्फेट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। जनरली ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है। क्लियर? सो लास्ट, मिनरल्स जो हैं वे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, इन मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? सो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू।